हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एलिमेंट्री गुरु चैनल पर बात करने वाले हैं क्लास 8 होम साइंस चैप्टर 1 साधारण रोग की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7 होम साइंस में ये पढ़ा था कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि अगर गंदगी में हम रहेंगे, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अनेक रोगों के शिकार हो सकते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें ऐसे अनेक रोगाणु होते हैं जो अलग अलग तरह के तरीके के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो रोगाणु होते हैं ये अंधेरी जगह, नमी तथा गंदगी वाली जगहों में शीघ्रता से अधिक संख्या में बढ़ते हैं और विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। तो बच्चों, अब हम ये बात करेंगे कि जो विभिन्न रोगाणु हैं जो अलग अलग माध्यमों से संक्रमण फैला रहे हैं, ये जो इनके माध्यम हैं ये कौन से माध्यम हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो इसमें आता है वो है वायु। अब क्या होता है, ये जो रोगाणु होते हैं धूल के कणों के साथ मिलकर वायु में रहते हैं। अब वायु में क्या होता है, हम लोग सांस उसी हवा में ले रहे हैं, उसी वायु में ले रहे हैं, तो उसमें ये जो रोगाणु होते हैं ये धूल के कणों के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं उसके बाद व्यक्ति रोगी हो जाता है, उसके अंदर ये रोगाणु आ जाते हैं, रोग फैला देते हैं। इसके बाद जो ये रोगी व्यक्ति है, अगर ये कहीं पे थूकता है या छींकता है, खांसता है, तो उसकी वजह से ये जो रोगाणु है ये वायु में फिर से फैल जाते हैं। और स्वस्थ मनुष्य जब इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसमें प्रवेश करके उसे ये रोगी बना देते हैं। और जो वायु द्वारा आपको रोग हो सकते हैं वो कौन से रोग हैं, जैसे कि खांसी, ज़ुकाम, काली खांसी, खसरा आदि, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और भी ऐसे रोग हैं जो हमें वायु द्वारा होते हैं, वायु के संक्रमण द्वारा होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेकंड जो आपका है वो है जल। अब जल में क्या होता है, कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो जल में हमेशा जीवित रहते हैं, और जब मनुष्य उस संदूषित जल का सेवन करता है जिसमें ये रोगाणु हैं तो उससे वो रोगी बना देते हैं। अब जल से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं, अतिसार जिसे हम डायरिया और दस्त कहते हैं, हैज़ा, मियादी बुखार आदि। ठीक है। नेक्स्ट है संपर्क मतलब टच करने से या फिर किसी भी तरीके से आपको, जब आप उस व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो किसी भी तरीके से, उससे जो आपको रोग हो सकते हैं। कई रोगाणु ऐसे होते हैं जो रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के सीधे संपर्क द्वारा प्रवेश करते हैं शरीर में, जैसे कि आंखें दुखना। आपने देखा होगा कई बार जब स्कूल में किसी बच्चे को की आंखें दुख रही होती हैं तो वो चश्मा लगा कर आता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रोग है कि अगर आप बच्चे के संपर्क में आओगे, उसकी आंखों में देखोगे तो ये आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि चश्मा लगाने की इसमें डॉक्टर सलाह देते हैं। और जैसे दांत खुजली, ये एक ऐसे है कि अगर आप इसके टच में आओगे तो ये आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट है कीड़ों द्वारा। अब क्या होता है, कुछ रोगाणु विभिन्न प्रकार के कीड़ों, जैसे अलग अलग मच्छर, जैसे आपने सुना होगा मलेरिया है, डेंगू है, ये ऐसे रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ये रोगाणु इन मच्छरों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, और जब मनुष्य के रक्त में ये रोगाणु प्रवेश कर लेते हैं तो उसे रोगी बना देते हैं। कौन कौन से रोग आप कीड़ों द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया है, प्लेग है, डेंगू है आदि। अब है आपका संप्राप्ति काल क्या होता है बच्चों, जब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये रोगाणु प्रवेश कर लेते हैं तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, मतलब कि इनकी संख्या शरीर में बढ़ने लग जाती है। और एक टाइम पे ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जो रोग है वो ये हमारे शरीर में फैला चुके होते हैं और उसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं। तो रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। अब संक्रामक काल क्या है, एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक ही वो रोग दूसरे लोगों को फैला सकता है। तो ये काल, ये टाइम, ये ड्यूरेशन जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को ये रोग फैला सकता है उसे संक्रामक काल कहते हैं। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में आपके कुछ रोग दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन रोगों के लक्षण के बारे में, उपचार के बारे में, और कैसे हम अपने आप को इन रोगों से बचा सकते हैं इसके बारे में।
बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खसरा की। खसरा एक ऐसा रोग है जिसे ज़्यादातर बच्चों में होता है, इसे मीज़ल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी के खांसने या छींकने से जो रोगाणु हैं वो वायु को दूषित करते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति इसमें सांस लेता है तो उसको भी ये रोग हो सकता है। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग में जो लक्षण हैं, बच्चों को खांसी ज़ुकाम होता है, तेज़ बुखार चढ़ता है, और उसके बाद चेहरे पे छोटे छोटे लाल दाने निकलने लगते हैं जो बाद में पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये जो बुखार है ये कम होने लगता है और ये दाने ख़त्म होने लगते हैं। इस रोग का जो संप्राप्ति काल है, हमने संप्राप्ति काल के बारे में बात की थी। संप्राप्ति काल जो है, जब रोगाणु शरीर के अंदर जाते हैं और लक्षण सामने आते हैं, वो है 7 से 14 दिन का, और संक्रामक काल है 3 सप्ताह का। ठीक है, अब हम इसमें परिचर्या और उपचार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को हमने जिस कमरे में रखा हुआ है वो स्वच्छ और हवादार होना चाहिए, और हमेशा कमरे का फर्श और कमरे की चीज़ों को हमें जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे कि फिनाइल वगैरह से साफ़ करना चाहिए, जिससे कि जो जीवाणु हैं, जो रोगाणु हैं, वायु में ना मिल सकें। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को हवा के झोंकों और ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो खसरा में क्या होता है, बच्चों को निमोनिया होने का खतरा रहता है, क्योंकि बुखार होता है, और अगर वो ठंड में रहेंगे तो उन्हें निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट है, रोगी को जो है फलों का रस और हल्का भोजन खाने के लिए देना चाहिए, और पीने के लिए हल्का गर्म पानी देना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें आपका रोग दिया हुआ है वो है अतिसार, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं। अब ये रोग फैलने का कारण क्या होता है? सबसे पहले तो अतिसार होता क्या है? ये एक साधारण सा रोग है, कभी भी हो सकता है, और बहुत साधारण से कारण होते हैं इसके होने के, लेकिन ये गंभीर भी बन सकता है। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है, और ज़रा सी लापरवाही के कारण ये बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रोग फैलने के कारण क्या हैं। अतिसार में क्या होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, दूध की बोतल पीते हैं, तो अगर उसको साफ़ तरह से मतलब उसकी सफाई ना की जाए, उसे स्वच्छ ना रखा जाए, निप्पल को अच्छे से क्लीन ना किया जाए, बॉटल को उबाल के ना क्लीन किया जाए, उबालने से क्या होता है, उसके सारे रोगाणु जो हैं वो हट जाते हैं। तो अगर ये सब ध्यान ना रखा जाए, या फिर बच्चों को कुछ ऐसा खिला दिया जाए जो सही नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो बच्चों में ये रोग फैलने का कारण बन सकता है। यहाँ पे जैसे आप सामने पढ़ सकते हो, अस्वच्छ दूध, अस्वच्छ बर्तन, दूषित जल व भोजन, और कुपोषण। कुपोषण भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अतिसार बच्चों में होता है। कुपोषण क्या होता है कि इसमें जो शरीर है उसमें जितना पोषण हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति की और बच्चों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, और वो बच्चे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। इसमें क्या होता है, पेट में दर्द होता है और ऐंठन जैसा महसूस होता है पेट में। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, और निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब इसके उपचार के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, रोगी को सामान्य आहार देते रहना चाहिए तथा भूखा नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उन्हें माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। शरीर में क्योंकि पानी की कमी होती है, तो पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए ORS का घोल मिलता है, जो हमें रोगी को पिलाते रहना चाहिए। रोगी को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ आदि देते रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अतिसार में, जो हमें अतिसार होकर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसे इन खाद्य पदार्थों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मिर्च मसाले, मोटे छिलके व बीजों वाले फल, चटनी व अचार, तले हुए खाद्य पदार्थ। अब क्या कारण है कि इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? 2 कारण इसके होते हैं। एक कि अगर कोई अतिसार रोग से ग्रस्त हो गया है तो उसकी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इन चीज़ों के पाचन के लिए हमें जो पाचन शक्ति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अतिसार में ये चीज़ें फिर अच्छे से डाइजेस्ट शरीर में नहीं हो पाती हैं। दूसरा, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी पाचन तंत्र पे असर पड़ता है। अब है अतिसार रोग से बचाव के उपाय। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, जो दूध की बोतल से दूध पीते हैं, उनकी जो दूध की बोतल है और उसका जो निप्पल है उसे उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो रोगाणु रहित हो जाए। दूसरा है, भोज्य पदार्थ को मक्खियों से बचाना चाहिए और हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि मक्खियों द्वारा गंदगी हमारे खाने तक ना पहुंच पाए।
हाथों को हमेशा साबुन व स्वच्छ जल से धोना चाहिए। अधिक गले हुए फल व सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस रोग से ग्रस्त होने से बच जाएंगे। बच्चों, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर किसी को कोई रोग हो जाता है तब तो उसे इलाज करना उसकी मजबूरी बन जाती है, लेकिन अगर हम पहले से ही ध्यान रखेंगे तो हम ऐसे कई रोगों से बच सकते हैं जो हमें बाद में नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम जिस रोग की बात करने जा रहे हैं वो है आंखें दुखना, जिसे हम सोर आइज़ भी कहते हैं। तो बच्चों, ये भी जो रोग है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है और इसका कारण भी यही होता है व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता। गंदगी और धूल आंखों में पड़ने से ये रोग होता है और उसके बाद संपर्क द्वारा फैलता है। सबसे पहले हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं और आंखों से पानी बहना लगता है और गंदगी निकलती है। आंखों में दर्द होने लगता है और आंखें खोलने में कठिनाई होती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, स्कूल में जो बच्चे हैं जिनको ये रोग हो जाता है वो चश्मा लगा कर आते हैं। चश्मा लगा कर क्यों आते हैं? क्योंकि ये रोग जो है वो संपर्क द्वारा फैलता है, तो दूसरे बच्चे उस संपर्क में ना आए और उनको ये रोग ना हो। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार की। हमें कैसे घर पे इसकी देखभाल हम कर सकते हैं। रोगी को तेज़ रोशनी से दूर रखना चाहिए। आँखों को बोरी के घोल से धोना व सेकना चाहिए। नेत्र विशेषज्ञ को दिखाकर उसके परामर्श के अनुसार आँखों में दवाई डालनी चाहिए। ठीक है, आई स्पेशलिस्ट को दिखा के वो जो भी दवाई लिखे वो हमें लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमें आँखों की देखभाल करनी चाहिए। अब इस रोग से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी के जो रोगी है उसको स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए जिससे कि संपर्क द्वारा ये रोग ना फैले। आँखों को स्वच्छ शीतल जल से धोते रहना चाहिए और यदि संभव हो तो आँखों पर चश्मा लगा लेना चाहिए। तो बच्चों, अब हम जिस रोग की बात करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया की। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और ये जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम मलेरिया के केसेस ज़्यादा आते हैं। इसका एक ख़ास रीज़न है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो संक्रमण से फैलता है और भारत जैसे गर्म देशों में ये अधिक होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक सूक्ष्म परजीवी होता है जो एनाफिलीज़ नामक एक मादा मच्छर फीमेल मच्छर, उसके पेट में पनपते हैं ये सूक्ष्म परजीवी। और क्या होता है, जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो ये जो सूक्ष्म परजीवी हैं, छोटे छोटे परजीवी उसके पेट में हैं, ये उसके डंक के द्वारा उस स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और जब ये उसके शरीर में पहुंच के उसके रक्त में प्रवेश कर लेते हैं तो ये उसको स्वस्थ मनुष्य को रोगी बना देते हैं और रक्त में फिर इनकी संख्या बढ़ती रहती है और जो ये रोग है उसको शरीर में फैला देते हैं। तो अब हम बात करते हैं मलेरिया रोग के लक्षणों की। तो इस रोग में सबसे पहले क्या होता है कि सर्दी लगकर तेज़ बुखार चढ़ता है, उसके बाद पूरे शरीर में और सर में दर्द होता है, जी मिचलाता है और उल्टी आने वाली फीलिंग होती है और जब मलेरिया का बुखार उतरता है उस समय पसीना आता है। ये इसके लक्षण हैं। अब आते हैं हम उपचार पे। बच्चों, जो मलेरिया रोग है इसमें सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि जो रोगी का शरीर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो इसलिए उसे विश्राम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। रोगी को डॉक्टर की सलाह से दवाई देनी चाहिए, रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए और जैसे ही उसका बुखार उतरे तो उस समय सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे हम सोच लें कि भैया अब तो बुखार उतर रहा है, अब रोगी ठीक हो गया है तो अभी ठंडा पानी पी सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं, जब तक उसका बुखार उतर ना जाए, डॉक्टर देख ना ले, तब तक हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे रोग से बचाव के उपायों की। तो मलेरिया जो एक रोग है बच्चों, ये मच्छरों द्वारा फैलता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जैसे कि हम मच्छर होने ही ना दें और अगर मच्छर हो गए हैं तो उनको नष्ट करके हम जो इस रोग से बचा सकते हैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को। अब बच्चों ये देखना है कि मच्छर पनपते कैसे हैं। आपको पता होगा, आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे और कई जगह हम इस पे बात करते हैं कि जब मानसून होता है, जब बारिशें होती हैं
तो जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है, ठहरे हुए गंदे पानी में ये अंडे देते हैं और पलते हैं। इसलिए जो गंदे पानी के गड्ढे होते हैं उन्हें मिट्टी से भरवा देना चाहिए। अपने घर में ही अगर हमारे कोई बर्तन रखा है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, तो उसे खाली करते रहना चाहिए। हमारे जो कूलर होते हैं उनमें जो हम पानी भरते हैं उसे भी चेंज करते रहना चाहिए। नहीं चेंज कर सकते हैं तो केरोसिन ऑयल उसमें डालना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें कोई मच्छर पनप रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएं। दूसरा है कि जो अंधेरी और गंदी जगहें होती हैं वहाँ पे ये मच्छर निवास करते हैं। तो हमें अपने घर में एक तो हवा और प्रकाश का पूरा प्रबंध रखना चाहिए। ठीक है, रात को सोते समय हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, या फिर ओडोमॉस या गुड नाइट, ये जो रिपेलेंट आते हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं मच्छर भगाने के लिए, वो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। अपने घरों को की जो दीवारें हैं उस पे हमें मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे कि मच्छर हमारे घर में ना पनपे। ठीक है, और घर के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये मच्छर पनपेंगे ही नहीं तो हमें इस रोग से हम अपना बचाव और अपने आसपास वालों का बचाव आसानी से कर पाएंगे। तो हमने मच्छरों से बचाव पर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे बचाव के टीके। अब बच्चों क्या होता है, जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो कुछ ऐसे रोग हैं जो जानलेवा होते हैं और जो सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को बचाव के टीके लगवाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा आपके छोटे भाई बहनों के साथ या और किसी कज़न के साथ, आपने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। जब एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसका एक जन्म के समय एक टीकों का स्केड्यूल तैयार होता है, एक पूरा विवरण बनता है कि इस महीने में बच्चे को ये टीका लगेगा, इस महीने में ये टीका लगेगा। और उसी हिसाब से जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उसे लेके जाते हैं और वो टीका लगवाते हैं। ये टीके क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जो जानलेवा बीमारी हैं जिनसे बच्चा अभी पूरे तरीके से इम्यून नहीं है, उसकी बॉडी वीक है, ये टीके उन बीमारियों से बच्चों का बचाव करते हैं और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आपको एक टेबल बना के समझाने की कोशिश की है कि कौन सा टीका कब लगता है। जैसे कि जन्म पर बच्चों के BCG का टीका लगता है। ठीक है, उसके बाद 1.5 महीने की उम्र में बच्चों को 2 टीके लगते हैं, एक TPT का पहला टीका और पोलियो की पहली खुराक। उसके बाद 2.5 महीने की उम्र में 2 टीके लगते हैं, फिर 3.5 महीने की उम्र में लगते हैं और फिर सीधा 9 महीने की उम्र में खसरे का टीका लगता है। और उसके बाद 2 साल की उम्र में फिर से 2 टीके लगते हैं। ये पूरा एक शेड्यूल होता है जो छोटे बच्चों के टीके लगाए जाते हैं इन बीमारियों से उनका बचाव करने के लिए। बच्चों, ये जो टीके होते हैं रोगों से सुरक्षा के लिए, ये टीके नियमित समय पर, जो इनका टाइम है उसी समय पर लगवाना ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश लगवाने में देर हो जाए तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और डॉक्टर जैसा कहे उस हिसाब से वो बच्चों के वो टीके लगवाने चाहिए। तो ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सब बच्चे अपनी बुक में एक बार ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। जो समझ नहीं आया है, अगर कोई पॉइंट ऐसा है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा से समझा दूँगी। ये वीडियो सब बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। जो बच्चे अभी ये लिंक जिनके पास नहीं पहुंचा है, आप लोग उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये चैप्टर समझने में आसानी हो। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।